चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बारे में फर्दर एलाबोरेट सीखते हैं। जो आगे कंसेप्ट बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से भी सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए, इनको दिमाग में बैठाइए और इनको अप्लाई कीजिए, इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझिए। सबसे पहले मैं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल है उस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं। इसके पहले मैंने एनर्जी लेवल बना के दिखाए, मैं एक और बार एनर्जी लेवल डायग्राम एक नए तरीके से रीड्रॉ कर रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट will have minimum energy and that first orbit and the minimum energy can be drawn in this manner। हम इसे K शेल कहेंगे और इस K शेल में एनर्जी E1 है मिनिमम एंड दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसे हमने ग्राउंड स्टेट कहा है। This is ground state energy level. Any electron in second orbit energy level can be drawn in this manner like this। हम इसे n is equal to 2 कहेंगे, इसको हम L shell भी कहेंगे। This would be also called L shell। और इस सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी E2 होगी दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहेंगे। इसी तरह से n is equal to 3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैन बी drawn in this manner। This is n is equal to 3. This is n shell and electron in third orbit will have energy -1.56 or 53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसे हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट will have energy level which can be drawn in this manner। This n is equal to 4 KLM n orbit and in this orbit energy E4 would be -0.83 electron volt and this is third excited state। And then electron in fifth orbit, its energy level can be drawn in this manner। n is equal to 5 KLMNO, E5 is -0.53 electron volt and this is fourth excited state। And then n is equal to 6, n is equal to 6, n is equal to 7, n is equal to 8 and finally n is equal to infinity। This is n is equal to 6, n equal to 7, n equal to 8 and this is n equal to infinity। P and so on। E6 is -0.34 electron volt and this fifth excited state। And this is E infinity। E infinity would be 0 electron volt। इस स्टेट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहने लगेंगे। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी दूर चला गया है और वह फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाने लगेगा। अब देखिए, एज आई टोल्ड यू, electron in any lower energy level can always absorb a photon and it may undergo transition to higher energy level and it's called excitation।
खास बात, कोई ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। फोटोन को एब्जॉर्ब करके 1 से 2 में जा सकता है और अपनी एनर्जी -13.6 से बढ़ा के -3.4 कर सकता है। एनर्जी बढ़ गई। यह 1 से 3 में जा सकता है, यह 1 से 3 में जा सकता है, या यह 1 से 4 में जा सकता है, 1 से 5 में भी जा सकता है, यह 1 से 6 में भी जा सकता है, यह 1 से 7 में भी जा सकता है, यह 1 से 8 में भी जा सकता है और यह 1 से इंफिनिटी तक भी जा सकता है। इस फिनोमेना को हम एक्साइटेशन कहेंगे। अब खास बात यह है, एक्साइटेशन किस बात पर डिपेंड करेगा? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द फोटोन that is incidented on the atom, that is incidented on the electron. जितनी अधिक एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही अधिक ऊंचाई पर जाएगा, उतना ही अधिक एक्साइट होएगा। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर, कितनी एनर्जी लेगा भाई? 1 में उसके पास है एनर्जी -13.6, 2 में -3.4, दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस है 10.2। तो 10.2 इतनी एनर्जी यदि मिली तो 1 से 2 में चला जाएगा। इससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी मिली तो 1 से 3 में चला जाएगा, थोड़ी और ज्यादा एनर्जी मिली तो 1 से 4 में चला जाएगा, और भी ज्यादा एनर्जी मिली तो 1 से 5 में चला गया। खूब एनर्जी मिल गई, एक बड़ा सा फोटोन, खूब सारी एनर्जी वाला फोटोन मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन 1 से इंफिनिटी तक जा सकता है। इस तरह से इसे हम एक्साइटेशन कहते हैं। और एक्साइटेशन इस बात पर निर्भर करता है कि एटम से टकराने वाला, एटम में एब्जॉर्ब होने वाला फोटोन कितना बड़ा है, उसके पास कितनी अधिक एनर्जी है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, वह फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा ऊंचाई पर ले जाएगा, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस से दूर ले जाएगा, उतनी ही अधिक उसकी एनर्जी बढ़ाएगा। अब एक बात सोचिए, यदि हमने कोई हाइड्रोजन गैस का सैंपल लिया तो क्या उसमें सिर्फ एक ही एटम होता है? क्या उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं भाई, एक गैस सैंपल यदि लिया तो उसमें ढेर सारे एटम होते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन 10⁻23 के रेंज में एटम्स होते हैं, 10⁻23 के रेंज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसी एटम में 2 पर होगा, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3 में होगा, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 4 में होगा। तो कई सारे ऐसे भी एटम होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है, कई सारे ऐसे भी एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट में है, कई सारे, मैं कहता हूं हर एक ऑर्बिट में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, देयर लॉट ऑफ एटम्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड स्टेट, एंड देयर लॉट ऑफ एटम्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स इज इन सेकेंड एनर्जी लेवल, एंड देयर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन in which atom is in third energy level। इस तरह से हम कहते हैं कोई सा भी जब हाइड्रोजन गैस का सैंपल जब हम लेंगे तो उस हाइड्रोजन गैस के सैंपल में अलग अलग एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल में हो सकते हैं। अब क्या होगा, जस्ट इमेजिन एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है डी एक्साइट होते हैं, ये नीचे आते हैं। जब ये डी एक्साइट होते हैं, नीचे आते हैं, तो डी एक्साइटेशन के दौरान ये फोटोन को रेडिएट करते हैं। जस्ट इमेजिन कि ऐसा डी एक्साइटेशन हो रहा है जिसमें हमेशा फाइनली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, सेकेंड इनफाइनाइट ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है वह भी सीधा 1 पर आ रहा है,
8th ऑर्बिट में है तो वह भी सीधा 1 पर आ रहा है, 7th ऑर्बिट में है तो वह भी सीधा 1 पर आ रहा है, 6th ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो वह भी सीधा 1 पर आ रहा है, 5th ऑर्बिट में जहां इलेक्ट्रॉन है वह भी यदि सीधा 1 पर आए, 4th ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी यदि डायरेक्टली डी एक्साइट होकर 1 पर आ जाए, 3rd ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी यदि डी एक्साइट होकर सीधा 1 पर आ जाए, और 2nd ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी यदि डी एक्साइट होकर सीधा 1 पर आए. इफ फाइनल डी एक्साइटेशन takes place to first orbit, if de-excitation takes electron to n is equal to 1 or ground state. मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, इधर ये बात बिल्कुल साफ कर दूं, इन हाइड्रोजन एटम इस समय पर हाइड्रोजन एटम में यदि फाइनल डी एक्साइटेशन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, इन दिस सिचुएशन फोटॉन्स वुड बी, इन ऑल दिस सिचुएशंस फोटॉन वुड बी रेडिएटेड. इंफिनिटी से 1 पे आया तब भी फोटॉन रेडिएट होएगा, 8th से 1 पर आया तब भी फोटॉन रेडिएट होएगा, 7th से 1 पर आया तब भी फोटॉन रेडिएट होएगा. और ये जो फोटॉन रेडिएट होंगे अलग अलग एनर्जी वाले, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ वाले. ड्यूरिंग ऑल दिस ट्रांजिशन व्हेन फाइनल डी एक्साइटेशन टेक्स प्लेस इन फर्स्ट ऑर्बिट, ड्यूरिंग ऑल दिस ट्रांजिशन द फोटॉन रेडिएटेड इज टर्म्ड एज बिलोंगिंग इन लायमन सीरीज. इस सीरीज को हम लायमन सीरीज कहते हैं. इफ de-excitation takes electron to n equal to 1 or ground state, it's termed as Lyman series. इस सीरीज में जितने भी फोटॉन रेडिएट हो रहे हैं हम कैलकुलेट करने पर पाएंगे all those photon will have wavelength in ultraviolet range. All photons in this series have lambda in ultraviolet region. इस सीरीज में जितने भी फोटॉन रेडिएट होते हैं वह सभी अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स होते हैं. इस लायमन सीरीज में जो रेडिएशन हो रहा है, इस लायमन सीरीज का रेडिएशन हमेशा अल्ट्रावायलेट रेस एमिट करता है. यदि हाइड्रोजन एटम में फाइनली जब भी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पर होएगा तो इस सिचुएशन में हमेशा अल्ट्रावायलेट रेंज का, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ का फोटॉन रेडिएट होएगा. इसे लायमन सीरीज कहते हैं. लायमन सीरीज में फाइनल ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पर होता है. अब इस सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी? मैक्सिमम एनर्जी होगी इंफिनिटी से 1 के लिए. और जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तब वेवलेंथ मिनिमम होगी. मैं इस बात को लिखता हूं, यदि ट्रांजिशन इंफिनिटी से 1 पर हुआ तो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगी और मिनिमम वेवलेंथ होगी. मिनिमम वेवलेंथ क्योंकि इधर एनर्जी डिफरेंस सबसे अधिक होगा. और यदि ट्रांजिशन 2 से 1 पर हुआ, यदि ट्रांजिशन 2 से 1 पर हुआ तो 2 से 1 में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा. एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होने से इस सिचुएशन में मिनिमम डेल्टा ई होगा और मैक्सिमम वेवलेंथ होगा इन लायमन सीरीज.
मैं इसे कैलकुलेट करके जरूर दिखाऊंगा, मैं इसे कैलकुलेट करके जरूर दिखाऊंगा। इसी समय इफ आई आस्क यू, लेट्स टेक Rydberg constant as 10 to the power 7. Let's take Rydberg constant as 10 to the power 7, and we know that wave number 1 by lambda is Rydberg constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. Now, can we determine मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज? चलिए इस कैलकुलेशन को हम हल्का सा रुक कर करते हैं। पहले मैं बाकी सारी सीरीज और बताता हूं, पहले बाकी सारे ट्रांजिशन और बताता हूं, फिर इस कैलकुलेशन को करके भी दिखाता हूं। मैंने जो बताया कि एक्साइटेशन, सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में होगा और ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, उसे एक्साइटेशन कहेंगे। और किस एनर्जी लेवल पर जाएगा, कितना एक्साइट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर इंसिडेंट होने वाला, उसमें एब्जॉर्ब होने वाले फोटोन के पास में कितनी एनर्जी है। कम एनर्जी है तो 1 से 2, और ज्यादा तो 1 से 3, और ज्यादा तो 1 से 4, और ज्यादा तो 1 से 5। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल में होंगे। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड पर है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड पर है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन फोर्थ पर है, किसी में फिफ्थ पर है, किसी में सिक्स पर है। इन सभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि ये डी एक्साइट होंगे। डी एक्साइट होकर जब भी ये 1 पर आएंगे, इट में टेक प्लेस, जब भी इलेक्ट्रॉन 1 पर आएंगे, तब जो फोटोन एमिट होएगा वह फोटोन हमेशा अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ रेंज का होगा। वो दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज दिखाई नहीं देती है। और ऐसे फोटोन को हम कहेंगे कि वह लाइमन सीरीज का फोटोन है। अब यदि फाइनल ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट में होता है, इंफिनिटी से सेकेंड में होता है, 8th से सेकेंड में होता है, 7th से सेकेंड में होता है, 6th से सेकेंड में होता है, 5th से सेकेंड में होता है, या 4th से सेकेंड में होता है, या फिर 3rd से सेकेंड में होता है। इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, यदि वह डी एक्साइट होकर फाइनली सेकेंड ऑर्बिट में आता है, इन दिस सिचुएशन ऑल्सो अ फोटोन वुड बी रेडिएटेड। इस सिचुएशन में भी फोटोन रेडिएट होएगा, और इस सिचुएशन में रेडिएट होने वाले फोटोन को हम बाल्मर सीरीज ऑफ फोटोन कहेंगे। दिस वुड बी टर्म्ड एज Balmer series of photon. This would be termed as Balmer series of photon. मैं इधर इस बात को लिखता हूं, और खास बात, बाल्मर सीरीज में जब भी यह फोटोन रेडिएट होएगा तो वह विजिबल रीजन में आएगा, वह दिखाई देगा। उसकी जब वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो विजिबल रीजन में दिखाई देगी। इट्स विजिबल रीजन। मैं इस बात को लिखता हूं, इफ फाइनल डी एक्साइटेशन, यदि फाइनल डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन into n is equal to 2, it's termed as Balmer series. Balmer series photon. All these photon are visible. These are visible photons. Visible photons मतलब their wavelength, if we calculate, they lie in visible region. 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में होंगे। This is termed as Balmer series. अब बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी की कंडीशन क्या होगी? यदि इंफिनिटी से 2 में आता है तो मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस हुआ।
यदि इंफिनिटी से 2 में आ रहा है, इंफिनिटी से 2 में आ रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ, और मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब 3 से 2 में, क्योंकि इधर एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। यदि 3 से 2 में आ रहा है तो मिनिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि वहां पर मिनिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। हम कैलकुलेट करेंगे कि बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा और किस तरह से यह विजिबल रीजन के फोटॉन्स हैं। मगर उस कैलकुलेशन को पहले जरा हम आगे की बात भी समझ लें, देख लें। वी यूज्ड टू से, एक बात और जरा नोट कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी लेवल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, अच्छा खासा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। सेकेंड और थर्ड एनर्जी लेवल में, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी डिफरेंस है वह कम है। थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है ये और भी कम है। फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है और भी कम है। फिफ्थ और सिक्स्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी का डिफरेंस है और भी कम है। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं, ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है। इधर -13.6, इधर 3.4, इधर -1.5 थी, इधर 0.8 थी, इधर 0.5 थी, इधर 0.34। इस तरह से वो डिफरेंस कम होता जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, यदि फाइनली ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट में होता है, इंफिनिटी से 3 में आता है, 8th से 3 में आता है, या फिर 7th से 3 में आता है, या फिर 6th से 3 में आता है, या फिर 5th से 3 में आता है, या फिर 4th से 3rd में आता है। यदि फाइनल ट्रांजिशन थर्ड ऑर्बिट में होता है तो इस सिचुएशन में जो ट्रांजिशन हो रहा है, वंस अगेन इस सिचुएशन में भी ट्रांजिशन के दौरान फोटोन एमिट होंगे, फोटोन रेडिएट होंगे। ऑल दिस रेडिएटेड फोटोन are termed as Paston series of photon. These are termed as Paston series of photon, and we would find and calculate, we will calculate and find that all this photon belongs to infrared region. They are also not visible. यह भी विजिबल नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इंफ्रारेड फोटॉन्स होते हैं ये। इसी तरह से फाइनल ट्रांजिशन फोर्थ ऑर्बिट में भी हो सकता है। यदि फाइनल ट्रांजिशन फोर्थ ऑर्बिट में हो रहा है, इफ फाइनल ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन फोर्थ ऑर्बिट, इंफिनिटी से 4, 8th से 4th, या फिर 7th से 4th, या फिर 6th से 4th, या फिर 5th से 4th। Once again, during this transition, इस ट्रांजिशन के दौरान भी, सिंस इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी जो कम हो रही है इसलिए एक फोटोन रेडिएट होएगा, और इस दौरान जो फोटोन रेडिएट होता है, इट्स टर्म्ड एज ब्रैकेट सीरीज ऑफ फोटोन, ब्रैकेट सीरीज ऑफ फोटोन, इसे हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और यह भी इंफ्रारेड फोटॉन्स ही होते हैं, यह भी दिखाई नहीं देते हैं, यह फोटॉन्स भी आपको दिखाई नहीं देंगे, इंफ्रारेड फोटॉन्स होंगे। और इसी तरह से यदि फाइनल ट्रांजिशन फिफ्थ ऑर्बिट में हो रहा है, यदि फाइनल ट्रांजिशन फिफ्थ ऑर्बिट में हो रहा है, इंफिनिटी से 5, 8th से 5, 7th से 5, 6th से 5, यदि इस तरह से कहीं पर भी ट्रांजिशन फिफ्थ ऑर्बिट में हो रहा है तो इसे हम कहते हैं पी फंड सीरीज ऑफ फोटॉन। और पी फंड सीरीज ऑफ फोटॉन भी
दिखाई नहीं देंगे, इंफ्रारेड फोटॉन्स होंगे। पी फंड सीरीज के बाद, ऑल्दो यह सीरीज कहीं पर भी लिखी नहीं जाती है, कहीं पर भी मेंशन नहीं की जा सकती है, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए जरूर बता रहा हूं। यदि फाइनल ट्रांजिशन 6th ऑर्बिट में हो रहा है, इंफिनिटी से 6, 8th से 6th या 7th से 6, दिस सीरीज ऑफ फोटॉन आर टर्म्ड एज हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज ऑफ फोटॉन